अपोजिशन इस वक्त ईवीएम की टेक्नोलॉजी के खिलाफ उसे मुस्तरद कर रही है और हुकूमत इसके हक में। और कल हुकूमत को इस सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी भी मिली जहां मुश्तरका इजलास से हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करा लिया। 33 बिलों में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ हैसियत इसी बिल की है, चूँकि अपोजिशन इसे हुकूमत की धांधली से ताबीर कर रही है और वो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यकसर मुस्तरद कर रही है। और इसकी वजूहात भी वो बताते हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन के भी इस पर तकरीबन 37 एतराज़ात सामने आए थे और इन एतराज़ात को हुकूमत ने दूर नहीं किया। कोई संजीदा कोशिश हुकूमत की इनको दूर करने में हमें दिखाई नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक खींचातानी की और इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो गई थी। वज़रा की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। बाद में फिर माफ़ी तलाफ़ी पर वो मामला ख़त्म हुआ। एक वज़ीर ने तो माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो अब अपोजिशन की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। कल बिल्स की मंजूरी के बाद अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर बाइकआउट भी कर दिया था, फिर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया था। अब एक कानूनी नुक्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये था कि चूँकि ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, तो इसमें जो 222 अरकान की हिमायत की ज़रूरत थी हुकूमत को, जो कि वो हासिल नहीं कर सकी। स्पीकर साहब ने आइन का हवाला दिया और कहा कि जो मौजूदा तादाद होती है उसकी अक्सरियत के साथ इस बिल को या किसी भी बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया जा सकता है। तो अब एक इसका सियासी पहलू है कि अब अपोजिशन इसके खिलाफ सियासी तौर पर क्या क्या कर सकती है। पार्लियामेंट में तो उसे शिकस्त हो गई, सड़कों पर वो मुनक़सिम और तहरीक चला रही है। और एक इसका कानूनी पहलू है कि अगर अदालत जाती है अपोजिशन, तो अदालत से उसे कितनी कामयाबी मिल सकती है और क्या अदालत में ये चैलेंजेबल है या नहीं है। और इसका सबसे बेहतर जवाब देने के लिए एक शख्सियत मेरे साथ, जो कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के कानून में एक बड़ा नाम, एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। दोनों हवालों से एतजाज़ साहब से उनकी राय जानेंगे। तो एतजाज़ साहब, पहले ज़रा सियासी हवाले से बात करते हैं कि कुछ दिन पहले तक हुकूमत के इत्तेहादी उनसे नाराज़ थे। एक हफ़्ते पहले अपोजिशन ने बिल्स की मंजूरी रोकी भी पार्लियामेंट में और कुछ हुकूमत के अपने नाराज़ अरकान भी थे। लेकिन सिर्फ एक हफ़्ते में हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क किया, इत्तेहादियों को भी मनाया, अपने नाराज़ अरकान को भी मनाया। ये इतनी जल्दी कैसे सबके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हुकूमत ने दूर कर दिया एतजाज़ साहब? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि पीडीएम को कौन चलाता है और हुकूमत को कौन चलाता है। आप देखें, पीडीएम वाले भी एक वक्त में कहते हैं कि जी हमने, और मुस्लिम लीग नवाज वाले कि हमने, ये दो शख्सियात हैं वर्दी में जिनसे हमने बात ही नहीं करनी, बात कर ही कोई नहीं सकता, और उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 15 दिन बाद उन्हीं को वो एक्सटेंशन देने के लिए अपने एमएनए को हुक्म देते हैं कि आप सबने वहाँ हाजिरी लगवानी, और पार्टी को कहते हैं उनका नाश्ता करवाना एमएनए का, ताकि वो बर वक्त पहुंचे। अच्छा। और उन्हीं को वोट एक्सटेंशन का दे देते हैं। तो ये इसमें अब, और ये पीटीआई का हाल है। वो एक बात जरूर कहते हैं और दूसरे दिन, तीसरे दिन उनकी कुछ और बात होती है। अब वो इनके पीछे हाथ एक ही है, दोनों के पीछे। अच्छा। और वो आप देखते हैं कि किस तरह खामोश हो जाते हैं मियां साहब, और किस तरह कभी बोलना शुरू कर देते हैं। अब मेरा ख्याल है जरा उनको दबाव डालने की कोशिश करेंगे और बोलना ज़्यादा शुरू करेंगे, और मेरे मरियम बीबी भी कुछ जारहियत और जारहाना अंदाज पकड़ेंगी ताकि वो दबाव ज़रा डाल लें। क्योंकि इस वक्त तो हाथ से पीडीएम के ये मामला जो पीडीएम कहती रहती है कि इमरान खान के पीछे कोई ताकत है जो उसको से हर काम करवाती है, उसको संभाल लेती है। जब तो ऐसा साहब, आप कह रहे हैं कि नून लीग और पीटीआई को एक ही ताकत चला रही है। तो आज तो मौलाना साहब बड़ी खुलकर, जी आप के और नवाज लीग के पीछे है। अच्छा, तो आज तो मौलाना साहब बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर पूरी की पूरी अपोजिशन भी लेट जाए तो हम, लेकिन जेयूआई खड़ी रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करेंगे। तो जिस ताकत की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, मौलाना साहब उसके बड़े खुलकर मुखालिफ हैं और आप कह रहे हैं कि नून लीग उन्हीं की हिदायत पर चल रही है। तो फिर ये पीडीएम में साथ कैसे चल रही हैं दोनों जमातें? ये आप ये बताएं मुझे, मौलाना साहब कब से मुखालिफ हुए उस ताकत के? मौलाना साहब तो ये कहते थे कि मैं जाके पीएचक्यू के सामने धरना दे दूंगा, और दिया उन्होंने।
जनरल साहब ने एक जो ISPR के थे उन्होंने कहा हाँ हम चाय की प्याली पिलाएंगे इनको, आ जाएं बेटा किधर। जब मौलाना साहब ने रुख उधर का किया, ये भी उनके साथ है, ये भी उनकी हिदायत पे चलते हैं। उन्होंने कहा धरना ले आओ, धरना ले आए। इन्होंने ये कहा कि अगर हमें डी चौक पे ना बैठने दिया तो हम जाके पिंडी में बैठ जाएंगे। किसी ने डी चौक में बैठने दिया मौलाना साहब को? मौलाना साहब को किसी ने डी चौक में बैठ के इनका कोई मुतालबा मंजूर किया जो इन्होंने धरने को बर्खास्त कर दिया? बस ऊपर से इशारा आ गया बर्खास्त करो, बर्खास्त कर दिया। ये 2-3 जमातें और इतिहास तो चल ही रहे हैं, हुकूमत और हुकूमत भी। तो ऐसा सब पीपल्स पार्टी जब PDM में शामिल थी तो ये सब जानते बूझते कि मौलाना साहब भी किस ताकत के बल पर चल रहे हैं, मियाँ साहब किसकी हिदायत पर चल रहे हैं, ये तमाम बातें जानते बूझते पीपल्स पार्टी PDM में इन जमातों के साथ बैठी थी? पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, बेशक साथ बैठी थी कि अब ऑपोजिशन में और पार्लियामेंट में और चॉइस ही क्या थी और स्कोप ही क्या था। यही 2 बड़े जमातें थी, एक मौलाना की और एक मुस्लिम लीग नून की। अगर ऑपोजिशन हमने करनी तो कोशिश तो करनी थी इनको साथ लेके चलने की, पर ये इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देंगे और सारों से अपने पार्टी वालों से इस्तीफे मांग लिए। इनको हमने समझाया कि खुदारा इस्तीफे नहीं देने, हम देने को तैयार नहीं। इन्होंने हम पे बड़े इल्जाम लगाए कि ये बिक गए, ये इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हम इस्तीफे देने के सिलेक्टेड भी कहा था आपको जी, आपको सिलेक्टेड नंबर 2 भी कहा था कि ये दूसरे सिलेक्टेड हैं PTI के बाद। हाँ, जो कहा होगा, बहुत कुछ कहा था इन्होंने, पर हमने इनको मशवरा जो दिया था उसी पे आके ये ठहरे और उसी की वजह से ये आज सियासत कर रहे हैं। और वो ये था कि इस्तीफे ना दो, पार्लियामेंट को ना छोड़ो के फ्लोर को। अगर ये पार्लियामेंट के फ्लोर को छोड़ गया होते, इस्तीफे दे गए होते तो आज इनकी क्या जगह होती। आज भी हम कहते हैं ये इस्तीफे दे ले पहले, वो क्यों नहीं इस्तीफे देते, जिसपे ये भी यू टर्न लिए में इस्तीफों पे। सही, कौन से इस्तीफे हैं इनके पास मेंबर के आए हुए। सही, लेकिन ऐसा सब अब ज़ाहिर है ये PDM की जमातें हैं जिसकी भी हिदायत पर चल रही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये पूरी अपोजिशन एक है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल बराबर में ही खड़े थे, उनके दाएं जानिब, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे इजलास से वॉकआउट के बाद। अब ये कल EVM का एक कानून तो पास हो गया, बिल तो पास हो गया, अब अपोजिशन के पास सियासी तौर पर क्या ऑप्शंस बचते हैं? पार्लियामेंट में तो वो नाकाम हो गए, अब बाहर क्या सड़कों पर तहरीक चलाएं, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं वो हुकूमत के खिलाफ? नहीं, इसके खिलाफ ये जो बिल पास हुआ है ये बिल प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। बिल पे अमल दरामद तो हो ही नहीं सकता। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये फैसला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा, कि इलेक्शन किस तरह होने, ये जितना अरसा रह गया है उसमें कोई 1.5 लाख या कितनी EVM मशीनें नहीं बन सकती जो कि गवर्नमेंट भी प्रपोज कर रही है। उन पे उनकी साख्त नहीं हो सकती, उनकी गारंटी नहीं हो सकती कि उनके जो है वो सॉफ्टवेयर वो ठीक है, वो बैटरीज ठीक है, पावर सप्लाई की सारा ठीक रहेगा दूर दराज इलाकों में। उस पे फिर जितनी मशीनें हैं और उतने आपके प्रिजाइडिंग अफसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। हर बूथ में एक मशीन होगी, तो जितने बूथ हैं कम से कम उतने गवर्नमेंट सर्वेंट को आपको सिखाना पड़ेगा कि ये मशीन किस तरह चलती है, किस तरह इस पे कौन सा बटन दबाते हैं, कौन सा उसके बाद क्या होता है। वो ट्रेनिंग का वक्त ही नहीं है अगर मशीनें हासिल भी हो जाए तो ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।